जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ के बिट्टू सर स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों के लिए मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से हिंदी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम दोनों माध्यम में कराई जाती है। तो आज की वीडियो 9वीं कक्षा वाले के लिए है, जिसका कि साइंस का ये चैप्टर है पहला, हमारे आसपास के पदार्थ। और यह वीडियो जो है सेकेंड पार्ट वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जरूर देख लेंगे, क्योंकि अगर वो देख लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहले वीडियो में हमने बताया था कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के क्या गुण होते हैं, पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, और पदार्थ के गुण होने का क्या क्राइटेरिया है, पदार्थ होने का क्या क्राइटेरिया है। तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, और एक चीज़ और सीखे थे, पदार्थ कितनी अवस्था में है, ठोस, द्रव, गैस, 3 चीज़ के बारे में बताए थे। तो आज हम लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था भी बदल सकती है? क्या ठोस से वो द्रव में जा सकती है, द्रव से गैस में जा सकती है? मैं ज़्यादा टेक्निकल आप लोगों को एग्जाम्पल नहीं दूंगा। एक सीधी सी बात बताइए, आपने बर्फ़ का टुकड़ा देखा होगा, बर्फ़ की सिल्ली देखी होगी। वो कैसे बर्फ़ बनते हैं? पानी से बनते हैं। तो पानी क्या है? द्रव है। जब द्रव जमता है, जब उसको हम लोग फ्रिज में रखते हैं यानी ठंडा करते हैं, तो जब द्रव जमता है तब वो जाके ठोस बन जाती है। जो बर्फ़ का सिल्ली या आइसक्रीम वगैरह जब खाते हैं आप, तो ये देखते होंगे कि वो सॉलिड होता है, यानी ठोस अवस्था में होता है। दूसरी बात कि जब वो ठोस अवस्था से क्या वह द्रव अवस्था में जा सकता है? सकती है, बिल्कुल जा सकती है। उसी बर्फ को थोड़ा देर रूम में रख देंगे। देखिए, आपके जो रूम का तापमान है, जो भी तापमान होगा 30 डिग्री 35 डिग्री, ये तो समय के आधार पर, मौसम के आधार पर होता है। तो रूम के जिस तापमान में आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, उसी तापमान को रूम का तापमान कहते हैं, यानी कमरे का ताप। ठीक है, तो कमरे का ताप जब भी बुक में आपको मिले, इस चैप्टर में मिले, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं। मतलब जिस कमरे में आप रहते हैं, जिस रूम में आप रहते हैं, उसी के ताप को कमरे का ताप कहा जाता है। चलिए, अब नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि वो जो बर्फ़ को जब हम लोग रूम में रख देते हैं, तो कमरे के तापमान पर भी वो बर्फ़ पिघलना चालू कर देता है। पिघलना मतलब अपनी भाषा में गलना चालू कर देता है, यानी बर्फ़ पानी में बदल जाता है। तो आपने क्या देखा? ठोस जो है वह द्रव में गया। ठीक है, तो आपने पहले क्या देखा कि द्रव जो है ठोस में गया, फिर आपने क्या देखा कि ठोस जो है द्रव में गया। अब ऐसे समझिए, क्या द्रव से गैस में जाएगी? बिल्कुल। आप जो है 1 लीटर पानी लीजिए और उसको जो है कढ़ाई में दीजिए और गैस पे चढ़ा दीजिए, यानी तापमान उसकी बढ़ाइए। तापमान का मतलब गर्मी और ठंडी दोनों हो सकता है। ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा गर्म, तापमान को थोड़ा कम किए तो ठंडा, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तापमान के मैटर में ये समझना है। तो जब पानी को आप लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है? थोड़ी देर के बाद वो उबलना चालू हो जाता है। उबलते 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 थोड़ा देर के बाद पता चलता है, अरे भैया, इसमें कुछ बचा ही नहीं है ना, आपके कढ़ाई में कुछ नहीं बचता है। इसका मतलब है कि वो द्रव कहाँ गया? गैस बनकर आपके वायुमंडल में उड़ गया। तो यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि ठोस जो है द्रव में जा सकता है और द्रव जो है गैस में जा सकता है। अल्टीमेटली रूल यही है कि कोई ठोस सबसे पहले द्रव में जाएगा और द्रव से गैस में जाएगा। लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि ठोस जो है डायरेक्ट गैस में चला जाता है, बोलता नहीं, हम ये सब रूल तूल फॉलो नहीं करते, हम तो डायरेक्ट भैया ठोस से हम द्रव में जाबे नहीं करेंगे। काहे जाएंगे भाई? हम तो एक्सप्रेस ट्रेन है, हाँ, कोई हॉल्ट वॉल्ट पे नहीं रुकेंगे, डायरेक्ट हम लोग कहाँ चले जाएंगे? गैस में। तो उस प्रक्रिया को जो है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, और गैस से डायरेक्ट यहाँ ठोस तक आना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो अब समझिए, अगर इस डायग्राम को आप अच्छे तरीके से समझ ले तो समझ लीजिए कि आपकी ये पूरी कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाने वाली है। तो ध्यान से अभी से देखना चालू कर दे इस वीडियो को। देखिए, ये जो लाल रंग से हमने दिखाया है, ठीक है, लाल रंग से जो हमने दिखाया है, यानी कि इसकी एरो की साइन किधर है? लेफ्ट से राइट की तरफ है। तो यानी हमने क्या लिखा है? तापमान बढ़ना। यानी ठोस को जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो तापमान बढ़ा रहे हैं, और इधर जो ब्लू में जो हमने दिखे हैं, क्या लिखा है हमने? तापमान घटना। यानी अगर इस डायरेक्शन में जाए तो इसका मतलब है कि तापमान आपका घटते हुए क्रम में जा रहा है, यानी ठंडा कर रहे हैं। इधर का मतलब वो आप गैस पे चढ़ा के गर्म कर रहे हैं। हाँ, एक छोटा सा अपना देहाती एग्जाम्पल लीजिए। कोई ठोस है, मार्कर है, लिखो फेंको कलम जो होता है, अग्नि 2020, आप उस कलम को लीजिए, पहला बात। दूसरा, एक लोहे की रड को लीजिए। ठीक है, लोहे की रड, रेंच होगा आपके घर में ताला होगा, आपके ग्रिल, छड़, रड वगैरह सबका टुकड़ा होगा। आप दोनों चीज को लीजिए। ठीक है,
और बर्फ को भी लीजिए। आपको तीन ठो ठोस लेने के लिए बोले हैं। आपको क्या क्या बोले? आपको लेने के लिए बर्फ लेने के लिए बोले, और हमने और दूसरा चीज क्या बोला आपको? ये जो कलम है, लिखो फेंको कलम, जो कि प्लास्टिक का होता है, हम कलम भी बोले, और लोहे की छड़ को भी बोले लेने के लिए। ठीक है, ये आसानी से आपके घर में अवेलेबल होंगे। अब आप एक काम कीजिएगा, बर्फ तो ऐसे ही रूम में रखेंगे तो गलना चालू हो जाएगा, इसकी बात छोड़िए। यानी ये ठोस से द्रव में गया। देखिए, यानी कि ठोस को जब गर्मी मिलता है, तापमान ठोस में बढ़ाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? गलना चालू कर देता है। जब ठोस की तापमान, देखिए इसका भी एरो किधर की ओर जा रहा है? राइट साइड जा रहा है। ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो वो गलना चालू हो जाता है, यानी वो गल के क्या हो जाता है? वो द्रव में चले आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ठोस कण से मिलकर बने होते हैं। जब उसमें हम लोग गर्मी डालते हैं, उसका जो है और जो तापमान जो है, तापमान बढ़ने के साथ साथ कणों की गति अधिक हो जाती है। गति अधिक हो जाती है तो क्या हो जाता है? थोड़ा थोड़ा कण एक दूसरे से, कण के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ठोस का आकर्षण बल तो आपको मैंने कल ही वीडियो में बताया कि काफी अधिक होते हैं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर जो है फोर्स होता है, काफी अधिक होता है। ठीक है, तो अब ये समझिए कि बर्फ तो रूम में गए, ठीक है, रूम के तापमान पर भी गलना चालू कर देता है। कलम को हमने क्या किया? रूम में हमारा ये गलेगा नहीं, इसको क्या करिए, कलम को जो है आप एक बर्नर वाले गैस पे जो है इसको जलाइए, कलम जो है गलना चालू कर देगा, यानी कलम गल के मतलब द्रव का रूप ले लेगा। ठीक है, लेकिन क्या लोहे की छड़ को उसी सिलेंडर वाले जो गैस एलपीजी आपके घर में है उस पे आप गला सकते हैं क्या? नहीं गला सकते हैं। अरे ठीक है, गैस नहीं है, चलो कोई बात नहीं। गुलशन बोल रहा है सर जिसके घर में गैस नहीं हो वो क्या करेगा? कुछ नहीं, ठंडी महीना में घूरा तापते हो ना जी, नहीं तापते हो तो 3-4 लकड़ी को ऐसे जलाना और ये एक्सपेरिमेंट कर लेना, बर्फ तो कहीं पे जाके पिघलना चालू हो जाएगा। और कलम की बात करिए तो ऐसे घुड़वा में देंगे, अलाव में, आग में, चूल्हा में, और वो जलना चालू हो जाएगा। और लोहे की छड़ की अगर बात करिएगा, वो नहीं गलेगा। आखिर जब तक लोहे की छड़ गलता नहीं है तो फिर उसे नए नए शेप हम लोग देते कैसे हैं? हम उसी लोहे का पंखा बना लेते हैं, उसी लोहे का जो है कोई मशीनरी पार्ट्स बना लेते हैं, मशीन का अलग अलग पार्ट्स जो लोहा का बना होता है वो बना लेते हैं, गाड़ी घोड़ा का पार्ट्स बना लेते हैं, और उसके बाद जो है ग्रिल का जो आप देखते होंगे गेट दरवाजा जो लोहा का बना हुआ होता है उसको भी अलग अलग शेप में देते हैं। इसका मतलब है कि लोहे को हम लोग गलाते हैं। हाँ, लोहा, टीना, प्लास्टिक, जूता, चप्पल, कबाड़ा वाला जब आपके पास आता है तो वो उसमें जो लोहा आप देते हैं, तो लोहा को जो स्क्रैप देते हैं, वो लोहा जो अनयूज्ड आपके घर में पड़ा होता है, उस लोहे को जब आप देते हैं तो उसको वो क्या करता है? गलाता है। यानी इसको गलाने के लिए तापमान तो चाहिए, गलेगा तभी, जबकि उसमें क्या होंगे? हम तापमान बढ़ाएंगे। कोई ठोस तभी द्रव में जाएगा या गैस में जाएगा जब उसमें क्या देंगे? हम गर्मी देंगे, बहुत ज्यादा गर्मी देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो लोहे की छड़ को गर्म करने के लिए, यानी इसको गलाने के लिए बहुत ज्यादा तापमान की आवश्यकता पड़ती है। समझिए कितना तापमान की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा सा इसको फिगर आउट कर दे, बाद में और अच्छे से समझिएगा। देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए बर्फ को गलने के लिए। यानी बर्फ अगर 0 डिग्री सेल्सियस इसको मिला, 0 बहुत ठंडा होता है यार। ठीक है, कभी कभी कश्मीर में 0 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, हालांकि वहां तो माइनस में भी चला जाता है। ठीक है, यानी अगर हमारा बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस भी मिला तो ये गलना प्रारंभ कर देगा, यानी ये ठोस से द्रव बनना चालू हो जाएगा। दूसरी बात है, ये कलम जो है, कलम को गलने के लिए क्या चाहिए? 100-120 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठीक है, 150 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ये गलना चालू कर देगा। लेकिन अगर लोहे की छड़ की बात करिए, इसको लगभग 1578 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अब सोचिए, कलम से 15 गुना अधिक, 16 गुना अधिक, यानी इसको राउंड फिगर में बोला जाए तो 1578 को कहीं कहीं केस में 1600 और 2000 गुना भी बोला जाता है, तो 2000 डिग्री सेल्सियस इसको चाहिए। हम लोग जो है अपने भारत में जो तापमान मापते हैं डिग्री सेल्सियस से नापते हैं, वही एसआई यूनिट जो यानी पूरे अंतरराष्ट्रीय पूरे विश्व में जो है तापमान को जो नापने की मात्रक है, यानी एसआई मात्रक केल्विन होता है। तो इसको भी समझ लीजिए, तापमान का मात्रक क्या होता है? तापमान का हम लोग जो अपने घरेलू उपयोग में करते हैं डिग्री सेल्सियस करते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और वही बात अगर करें एसआई यूनिट की तो इसका क्या होता है? केल्विन। ठीक है, इसका होता है केल्विन। डिग्री सेल्सियस को आप देखिए कैसे दर्शाया जाता है, एक डिग्री छोटी सी लिखी जाती है और कैपिटल लेटर सी, और केल्विन को सिर्फ जो है के से डिनोट किया जाता है। समझ में आ गई बात? अब देखिए, अब लोहे की छड़ को 1600 डिग्री सेल्सियस जब मिलेगा तब जाके ये गलेगा, नहीं तो कहेगा ना भैया हम तो हिलने वाले नहीं हैं।
क्या समझ रहे हो? इतने तुम्हारे में गर्मी नहीं है कि तुम हमको गला दोगे, ठीक है। अब सोचिए, ठोस को हमने क्या किया, गला दिया, बर्फ को गला के पानी बना दिया, यानी कि द्रव बना दिया, कलम को गला के द्रव बना दिया, लोहे की छड़ को भी हमने द्रव बना दिया। अब ये द्रव से जो है गैस में इसको कैसे बदलेंगे? तो आप पानी को गर्म कर दीजिए, बर्फ से पहले पानी बनाए तो गलना किए, अब द्रव तब तक नहीं गैस में बदलेगा जब तक उसको उबलना ना चालू हो जाए। तो ये आप समझिए कि जिस तापमान पर, पहले ये समझ लीजिए कि जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ गला, जिस तापमान पर कोई भी ठोस पिघलकर द्रव बनना चालू हो जाए, उस तापमान को हम लोग क्या बोलते हैं? गलना ना चालू हो गया जी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, गलनांक और द्रवनांक एक ही चीज होता है, या तो गलनांक बोलिए या द्रवनांक। ये क्या है? ये तापमान है, ये कुछ नहीं है, ये तापमान है, ठीक है। ये जो गलनांक है या द्रवनांक है, ये क्या है? तापमान है, याद रखिए। तो ये गलनांक जिस तापमान पे, यानी हर पदार्थ का तो अलग अलग गलनांक होगा, अलग अलग द्रवनांक बोलिए, गलनांक बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। आप मान लीजिए हमको लड़का बोलिए, लड़का बोलिए, छौड़ा बोलिए, बात तो एक है ना जी, है। समझने का अपना अपना तरीका है। तो देखिए, ये जो गलनांक और द्रवनांक है हर पदार्थ का अलग है। बर्फ का देखिए 0 डिग्री सेल्सियस है, कलम का देखिए 100 से 120, 150 डिग्री सेल्सियस, 200 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन लोहे को अगर 0 डिग्री दे, हाँ हमारा जो है 120 डिग्री दे, तो ये लोहे टस से मस नहीं होंगे। इसको कितना चाहिए? 1600 डिग्री सेल्सियस चाहिए। यानी हर पदार्थ का द्रवनांक और क्वथनांक अलग अलग होता है। तो हमने कल भी बताया था कि ठोस का द्रवनांक काफी अधिक होता है, द्रवनांक और क्वथनांक अधिक होता है, यानी अधिक तापमान चाहिए इसको गलने के लिए और उबलने के लिए भी। देखिए, तो अब इसकी परिभाषा हम लोग जान ले कि द्रवनांक और गलनांक की आप लोग लिख भी लीजिएगा। जिस तापमान पर, यहां बात क्या हो रही है? तापमान, यानी तापमान बढ़ाना या घटाना की बात हो रही है। यानी जिस तापमान पर ठोस पिघलकर, ठोस कब पिघलेगा? जब तापमान को बढ़ाएंगे, ठीक है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर, यानी ठोस पिघलना चालू कर दे, ठोस पिघलकर क्या बनने लगेगा? द्रव बनने लगेगा, ठीक है। उस तापमान को याद रखिए, द्रवनांक और क्वथनांक तापमान है, ये कोई उसकी जो है ना प्रॉपर्टीज नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है, ठीक है। उस तापमान को हम लोग क्या बोलते हैं? गलनांक कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिस तरह से बर्फ का अगर पूछेगा आपको गलनांक कितना है या द्रवनांक कितना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये जो जिसका गलनांक होता है ना या द्रवनांक होता है, उस तापमान पर उस ठोस क्या होता है? वो पिघलना चालू कर देता है, ठीक है। जैसे बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस, अगर उसके बाद अगर लोहा की बात करें तो 1600 डिग्री सेल्सियस। और भी मैंने अभी बताया आपको कि जिस तापमान पर ठोस पिघल गया वो तो द्रवनांक है। अब द्रव में जब और गर्मी देंगे, यानी पानी में जब हम गर्मी देना चालू कर दें, उष्मा देना चालू कर दे, हीट देना चालू कर दे, तो क्या होगा? उबलना चालू हो जाएगा, क्योंकि कणों की गति तो उसमें अधिक हो जाएगी। तापमान बढ़ाने पर कणों की गति अधिक बढ़ती है। तो कण की गति जब अधिक बढ़ेगी तो क्या होगा? उसकी और जो अंदर में आकर्षण बल होंगे, एक कण दूसरे कण को आकर्षित करते हैं ना, जिस आकर्षण बल से करना चालू करेंगे वो कण क्या होंगे? और दूर हटेंगे। तो कणे का ना बात है जी, कण जब और ज्यादा दूरी हटा तो यानी वो क्या बन जाएंगे? गैस। यानी कोई द्रव में जब इधर तापमान दे रहे हैं हम राइट साइड की तरफ, जब हम इस तरफ देंगे यानी तापमान देंगे तो उबलने लगेगा। कोई द्रव पहले क्या होगा? उबलेगा, और उबलकर वह क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। तो हर द्रव को उबलने के लिए अलग अलग तापमान चाहिए। पानी अगर उबला रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 100 डिग्री सेल्सियस उसको गर्मी मिला और वो उबलना चालू हो जाएगा। लेकिन चाय को थोड़ा और ज्यादा चाहिए ना। जितना जल्दी पानी उबल जाता है, क्या उतना जल्दी चाय उबलता है? नहीं ना। उतना जल्दी दूध उबलता है? नहीं ना। तो यानी हर जितने भी द्रव होते हैं सबका अलग अलग तापमान होता है उबलने के लिए। तो जिस तरह से ठोस को गलने के लिए तापमान होता था और उसको गलनांक या द्रवनांक कहते थे, ठीक उसी तरह द्रव को उबलने के लिए एक तापमान होता है विशेष प्रकार का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं, ठीक है। तो द्रवनांक और क्वथनांक दोनों आप लोगों को याद रखना है। यानी द्रव बनाने वाले को, गलाने वाले को द्रवनांक या क्वथनांक, द्रवनांक या गलनांक कहते हैं। क्वथनांक मतलब अरे कूथ रहा है, हाँ, यानी कि अरे इसको पूरा जो है गर्मी दे रहे हैं, ये उबल रहा है। मान लीजिए जैसे कोई लड़की को कह दीजिए, अरे तुम्हारा जो है तुम सुंदर तो हो,
लेकिन उसके बाद यार वो माथा खा जाएगी आपका फिर लेकिन का जवाब के लिए। अगर आपको किसी लड़की से पैसे चाहिए ना, उसको बोलिएगा तुम सुंदर तो हो लेकिन, उसको कुछ नहीं बोलना है उसके बाद। फिर देखिएगा वो क्या करेगी, भाई तू पैसा ले ले लेकिन हमको बता दे कि लेकिन क्या है, मतलब मेरा नाक टेढ़ा है, मेरा कान टेढ़ा है, मेरा कनमुन्नी मेरा नकमुन्नी में कहाँ गड़बड़ी है तू बता दे, है ना। तो जिस तापमान पर ठोस उबलकर गैस बनने लगता है उस तापमान को, तो हमने तापमान का ही ना नाम बोला जी आपको, तो उस तापमान को क्या बोलते हैं हम, उस पदार्थ का, उस द्रव्य का क्वथनांक बोलते हैं। तो हर पदार्थ का अलग अलग तापमान होता है। तो पानी का जो है, पानी का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये इसलिए लिखा रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि अभी जस्ट इसका उपयोग करेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्मी दे देंगे पानी को तो पानी क्या होगा, या कम दे देंगे तो क्या होगा। इसलिए हम ये लिख रहे हैं, 3-4 ये लिख रहे हैं कि ताकि आपको ये समझ में आए। और आपको पता है कि जब आप हमारे चैनल पे होते हैं हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखा जाता है। तो क्वथनांक में क्या था कि कोई भी द्रव में जब उचित तापमान मिले यानी उचित क्वथनांक मिले तो वो उबलेगा, और उबलकर वो क्या होगा, उबलकर वो द्रव जो है गैस में बदलने लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी पानी का जो क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, इसको 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा तभी ये उबलना चालू होगा, और जब तक उबलेगा नहीं गैस कैसे बनेगा। लेकिन एक चीज और, अगर 100 डिग्री की जगह हम इसको 99 डिग्री डाल देंगे तो सवाल ये उठता है, क्या 99 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी उबलेगा? बिल्कुल नहीं उबलेगा। इसको जब तक 100 नहीं मिलेगा ये उबल ही नहीं सकता है। तो ये जो 99 डिग्री सेल्सियस डालेंगे तो क्या होगा, पानी गर्म तो होगा, कम से कम पानी गर्म होगा, लेकिन वो क्या होगा, बिना उबले, ठीक है, देखिए बिना उबले वो क्या होंगे, गैस में बदलना चालू होंगे। कैसे, देखिए क्वथनांक से कम तापमान पर, यानी पानी का क्वथनांक कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था। इससे 99 ले लीजिए, 70 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, 80 ले लीजिए, 85 ले लीजिए, यानी 100 से कम तापमान ले लीजिए, इवन 99 भी ले ही लीजिए, ठीक है। तो ये क्वथनांक से कम तापमान पर यदि कोई द्रव, ठीक है, चाहे वो पानी हो, तेल हो, ईथर हो, ईथर तो 25 या 26 डिग्री के आसपास में, 37 डिग्री के आसपास में वो जो है उबलना चालू हो जाता है। तो यानी उसको कम तापमान पर भी वो बिना उबले वो क्या होगा ना, गैस में बदल जाएगा। अब वो उबलवे नहीं करेगा। अब बोलिए वो कैसे सर, बिना उबले कोई जो है पानी जो है गैस में बदल सकता है क्या, कोई द्रव गैस में बदल सकता है? अरे छोटा सा एग्जाम्पल लो, थाली है ना, थाली जी, तुम थाली में क्या करना, गर्मी के महीने में उसमें पानी डाल देना, पानी डाल के छत पे रख देना या कहीं रख देना, धूप में रख देना। तो धूप का तापमान उस समय कितना होता है, लगभग 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। 42-43 में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हम लोगों को लगना चालू हो जाती है। तो ये समझिए कि 40 डिग्री सेल्सियस पे अब तो उबलेगा तो नहीं, उबलेगा तभी जब उसको पूरा का पूरा 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम में वो जानते हो क्या होगा, उबलने का तो प्रयास करेगा लेकिन फड़फड़ा जाएगा। जैसे कोई इंजन नहीं देखते हैं, स्टार्ट मार रहे हैं, स्टार्ट नहीं होता, स्टार्ट होते तो धुक 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 इस तरह से करता है लेकिन स्टार्ट नहीं होता है ना। ठीक उसी तरह से पानी गर्म तो होता है इंटरनली, लेकिन वो धीरे 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 हमको पता नहीं चलता, वो उबलना चालू हो जाता है। कभी कभी आप देखिएगा गर्मी के महीने में कहते अरे वो तो लू चल रहा है, अरे वो लू बुड़बक थोड़ी चल रहा है, वो जो तुम्हारी नमी है, जमीन की नमी है, या तुम्हारा जो है कोई पेड़ पौधा या घास वगैरह जहाँ पे होगा बहुत ज्यादा, है ना, वहां से क्या होता है, वाष्पन की क्रिया होती है, ठीक है, यही क्रिया वाष्पन कहलाती है। वहां पे क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस को मिलेगा तब तो उबलेगा। वो 100 डिग्री से कम मिलता है तो पानी बेचारा क्या करेगा, वायुमंडल में गैस बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। यही प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है, ठीक है। ठीक जैसे उसी तरह से कहलाती है ये वाष्पन। आप ऐसे समझिए कि ये प्रक्रिया जितनी बड़ी, ये जो वाष्पन की एक घटना बताएंगे, घटनाक्रम बताएंगे, फिर भी आपको बता दें कि जितनी इसकी क्षेत्रफल अधिक होगी, ठीक है। मान लीजिए थाली का एग्जांपल क्यों लिए, हम कप का क्यों नहीं लिए, उतना ही पानी अगर आप थाली में डाले, उतना ही पानी आप कप में डाले, उतना ही थाली कोई कटोरी में डाले, तो सबसे पहले जो है आपका किसका पानी खत्म होगा, किसका पानी गैस बनेगा, थाली का। तब थाली के बाद बनेगा कटोरी वाला, और कप वाला थोड़ा लेट से बनेगा, ग्लास वाला थोड़ा लेट से बनेगा, क्योंकि उसकी क्षेत्रफल कम होती है ना। मैंने अल्टीमेटली क्या बताया था कि कोई भी द्रव जो है वो पहले उसमें जब तापमान डालते हैं तो वो क्या होता है, पहले वो कोई ठोस द्रव में जाता है, फिर द्रव से गैस में जाता है। अल्टीमेटली तरीका ये था। लेकिन कुछ जो है बड़ा अड़ियल रवैया का पदार्थ होता है, कहता नहीं हमको द्रव से बड़ा दुश्मनी है भाई,
हम कैसे उसके यहाँ चले जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। हाँ, हम एक्सप्रेस ट्रेन है, हम जो है डायरेक्ट हम गैस में जाएंगे। गैसे में ना जाना है जी, हम काहे द्रव में जाएं? तो यानी ठोस से बिना द्रव में गए, ये डायरेक्ट देखिए, ये पतली गली पकड़ा और डायरेक्ट ये गैस में चला गया है ना, यानी गर्म करने के बाद इधर की डायरेक्शन गर्म की है, ठीक है। ठोस से ये क्या हुआ, डायरेक्ट गैस में चला गया। उस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। वाइस वर्सा का मतलब होता है ठीक उसका उल्टा, यानी गैस को जब हम ठंडा किए, उसी गैस को ठंडा किए, फिर ये जाके क्या हो गया, ठोस में बदल गया। अब बताइए, इस प्रक्रिया का भी तो कोनो नाम देंगे। जैसे कपूर को जलाइए आप, कपूर में आरती करते हैं ना जी, सरस्वती पूजा करने के बाद, दुर्गा पूजा करने के बाद, तो हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आरती करते हैं ना। वो आरती जब आप करते होंगे तो उसमें क्या करते हैं, कपूर डाल देते हैं। कपूर को जब हम आग लगाते हैं, किधरों से देखते हैं पानी वानी चूता है नहीं ना, तो वो क्या होता है कि वो डायरेक्ट जो है जल के वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, खत्म हो जाता है कपूर वहां से। तो उस प्रक्रिया को ही अब पूछेगा ऊर्ध्वपातन का एग्जांपल दीजिए, तो भैया कपूर, नेफ्थलीन की गोली आप देखे होंगे, फिनाइल गोटी जिसको बोलते हैं, उसको भी आग लगाइए, धड़ाक से आग पकड़ेगा ओकरा में, और कहीं से भी उसमें जो है पानी का अंश नहीं मिलेगा, यानी द्रव का अंश नहीं मिलेगा। तो चाहे आप इधर से ठोस बना ली, ठोस से डायरेक्ट गैस में चले जाइए, या उसी गैस को, जैसे कपूर को आपने जलाया, उस गैस को आप संरक्षित कर लीजिए किसी ट्यूब में, और उसी गैस को जब आप ठंडा करिएगा तो फिर से उसको कपूर हम लोग बना सकते हैं। यानी कि द्रव से ठोस, ठोस से गैस, गैस से ठोस, ठोस से गैस, गैस से ठोस, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कोई ठोस बिना द्रव में गए, बिना ये द्रव में जाने का इसको कोई जरूरत नहीं होता, ये सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक उसका उल्टा, कि कोई भी जो है द्रव जो है, कोई भी गैस बिना द्रव में गए, देखिए प्रक्रिया वही है, गैस से फिर द्रव में आएगा, तब द्रव से ठोस में आएगा ठंडा करने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या करेगा, बोलेगा हम बिना ये सब रास्ता हम अपनाए हम ठोस में चले जाएंगे, इसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो चलिए अब दो चीज को जल्दी जल्दी बता दें। संघनन क्या है, यानी गैस संघनन, इसका नाम क्या पड़ा, यानी क्यों पड़ा, ये देखिए, कोई गैस को ठंडा करने पर, यहाँ पे आपने डायग्राम को देखा, गैस को हमने ठंडा किया, इधर का डायरेक्शन ठंडा, यानी तापमान घटा रहे हैं, मतलब ठंडा कर रहे हैं। ये एरो जो दिखा रहे हैं आपको, ये एरो आप देख लीजिए, ठंडा करने के लिए है। तो जब गैस को आप ठंडा करते हैं तो ये सबसे पहले ये संघनित होकर क्या हो जाती है, द्रव में जाती है। भैया इसको संघनित क्यों बोलते हैं हम लोग? देखिए क्या होता है ना कि द्रव का जो, गैस का जो कण होता है, काफी दूर हटे हुए होते हैं, काफी दूर हटे होते हैं। जब उसकी तापमान घटाई जाती है, तो आपको मैंने कल के वीडियो में बताया था, जब किसी पदार्थ की तापमान बढ़ाई जाती है तो इसका जो है आकर्षण बल कमजोर हो जाता है, और ये जो है हटना, दूर जाना चालू हो जाता है पदार्थ के कण। लेकिन जब ठंडा करते तो आपस में वो सटने का प्रयास करता है, आपस में वो सटने का प्रयास करता है। जब ये ज्यादा सट गया, अब बताइए वो गैस जब ज्यादा सट गया तो वो क्या बनेगा, द्रव्य न बनेगा, ठीक है। तो यानी वो संघनित हो गया, ये घना हो गया। पहले ये पूरा फैला था, इसकी घनत्व तो काफी कम थी, लेकिन ये क्या हुआ, जब इसको हम लोग क्या किए, ठंडा किए, तो ये आपस में क्या हुआ, सिकुड़ के ये चला गया, यानी संघनन हुआ। ऐसी प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। यानी संघनन किसे बोलते हैं, कोई गैस को ठंडा करने पर यह द्रव में बदल जाए तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। अब द्रव से जब ये जमना, ये तो जानबे करते, चाहे दही जमना हुआ, बर्फ का जमना हुआ, ये बात तो समझिए रहे हैं ना जी। यानी कोई द्रव को ठंडा करने पर यह ठोस में बदल जाए, तो क्यों बदलता है, क्योंकि द्रव भी तो कण से बने होते हैं ना। जब किसी भी पदार्थ में जब ठंडा दिया जाता है, यानी तापमान को कम की जाती है उसका, तो वो क्या होता है, उसके कण आपस में सटने लगते हैं, हाँ, संघनित हो जाते थे, इतना ज्यादा संघनित हो जाते हैं कि वो ठोस हो जाते हैं। तो सीधी सी बात ये समझना है, तो आपने संघनन भी समझ ही लिया होगा। चलिए अब हम लोग जो सीखते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज सीखने जा रहे हैं, और अपनी भाषा में सीखने जा रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है ना कि कुछ अभी आश्चर्यचकित करने वाली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए यहाँ पे हमने कुछ फिगर बनाया हुआ है। हालांकि मेरी ड्राइंग में थोड़ा सा जो है हाथ टाइट है भाई, लेकिन बढ़िया ही बना लेते हैं मोटा मोटी। ये देखिए गैस का बर्नर है, ये बर्फ है, और बर्फ पे हमने क्या किया, थर्मामीटर लगा दिया। फिर एक गैस का बर्नर लिया, उस पर पानी रखा एक हंडी में, ठीक है, और उस पर भी हमने क्या किया, गैस जलाया, और ये इसका जो है 100 मतलब इसमें भी थर्मामीटर हमने लगा दिया, इसमें पानी डाला हुआ है, ठीक है। देखिए क्या होगा, मान लीजिए आप क्या जानते हैं कि बर्फ का जो है तापमान है क्या, गलेगा कब, ये कितनों तापमान दे दे, लेकिन ये 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा तो ये गलना चालू हो जाएगा। और ये उबलना कब चालू होगा, जब इसको कितना डिग्री मिल जाए, 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, तब ये उबलना चालू होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि हम जो गैस जला रहे हैं, यहाँ गैस जला रहे हैं, यहाँ गैस जला रहे हैं, क्या यहाँ पे हम 0 डिग्री ही सेल्सियस दे रहे हैं? नहीं। यहाँ क्या 100 डिग्री सेल्सियस से दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं।
ठीक है, यहाँ जरूरी नहीं है कि हम इतना ही 100 ही दे या हम यहाँ 0 दे। लेकिन क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस या 500 डिग्री सेल्सियस की गर्मी हम यहाँ बर्फ को देना चालू कर दें, मान लेते हैं, तो क्या होगा, तो ये थर्मामीटर में जो है, ये थर्मामीटर में जब बर्फ को सटाएंगे तो बर्फ में जो पारा जो बर्फ का है वो कहां पे जाके रुकेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही तब तक रुकी रहेगी जब तक कि ये बर्फ पूरी तरह से पानी ना बन जाए। ठीक है, तो भैया ये जो 500 डिग्री सेल्सियस उष्मा दिए हैं, उष्मा तो ऊर्जा है ना, जहां तक आपको पता होनी चाहिए ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती है। हाँ, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, ना ही इसे खत्म किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है। तो बाकी ये ऊर्जा गई कहाँ भाई, हम 500 डिग्री सेल्सियस की गर्मी दे रहे हैं, फिर भी यहाँ देख रहे हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो बाकी कहाँ गई? भोज खाने के लिए कि पार्क घूमने गया, सिनेमा हॉल मॉल गया, बाग बुड़बक, ये कहाँ गया? ये उष्मा ही गुप्त उष्मा कहलाती है। ये काम करने लगती है क्या, इसको जल्दी जल्दी तोड़ने का। क्योंकि आप बताइए, कोई भी ठोस जो है अब वो द्रव बन रहा है, यानी उसके जो है इंटरमोलिक्यूलर जो आकर्षण होते हैं वो बल को क्या करता है, धीरे धीरे कमजोर करता है, वो काम करने में ये लगा रहता है। बाकी तो इसको 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ये गलना प्रारंभ हो जाएगा, है ना। तो वही उष्मा को हम लोग गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है, ये उष्मा कितना खतरनाक होता है अभी आप देखिए, ये गुप्त उष्मा है ना, ये देखिए क्या होता है ना, जो आदमी कम बोले तो इसका मतलब समझ लिए बड़ा खतरनाक है, जो गुप्त है, छुपा हुआ है ना, रॉ एजेंट बहुत खतरनाक होता है। अब पानी में भी वही हाल होता है, हम 500 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म होना है, हम क्या कर रहे हैं, इसको 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हैं। हाँ, मेरा मन है, मेरा हंडी है भैया, जो हो मेरा ना होगा, है। अब हम 500 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। लेकिन जब उबलना चालू होगा फिर भी ये 100 डिग्री सेल्सियस से इसका पारा जो है उछल के 110 नहीं हो सकता है, 500 नहीं होगा। तो बाकी 400 डिग्री सेल्सियस जो गर्मी है, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस तो उसको उबलने में लग रहा है, बाकी जो 400 डिग्री सेल्सियस है वो कहाँ जा रहे हैं, यानी इसको भाप बनाने में उसका उपयोग हो रहा है। वही उष्मा हमारा क्या कहलाता है, गुप्त उष्मा कहलाता है ना। तो एक बार पढ़ लेते हैं, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय, ये देखिए यहाँ भी अवस्था परिवर्तन हो रहा है, यहाँ भी, यहाँ ठोस से द्रव में जा रहा है या द्रव से गैस में जा रहा है। यानी ठोस की अवस्था परिवर्तन के समय उस पदार्थ का तापमान तब तक स्थिर रहता है, यानी उस पदार्थ का यानी पानी का और यहाँ बर्फ का तापमान तब तक स्थिर रहा जब तक कि वो पूरी तरह से वो बदल ना जाए, यानी उसकी अवस्था बदल ना जाए। ठीक है, बाकी जो बचे लगातार दी जाने वाली उष्मा होती है, यानी जो लगातार, तो भैया हम उष्मा मेंटेन कर रहे हैं ना 500 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारा क्या हो रहा है, इसी उष्मा को, बाकी जो बचा उष्मा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए गुप्त उष्मा कैसे आप लोगों को घाटा या फायदा पहुंचा रहा है, ये बात समझ लीजिए कि जब भी आपको जलन हो पानी से, ठीक है, ये पानी उबल रहा है, इस पानी में हम उंगली डाल दिए, ठीक है, उतना जलन महसूस नहीं होगा जितना अगर ये भाप अगर आपके शरीर पे पड़ जाए या आपके हाथ पे चल जाए, ये ज़्यादा जलन पैदा करता है। क्यों करता है कि भैया ये पानी जो उबल रहा है इसमें 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये जो भाप जा रहा है ना ये 400 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है। तो आप बताइए 100 डिग्री वाला हानि करेगा, 100 डिग्री वाला हानि करेगा कि 400 डिग्री वाला हानि करेगा? 400 डिग्री वाला न करेगा। बस यही बात है कि ये जो है भाप जो होता है हमेशा ज्यादा जलनशील होता है गर्म पानी से। तो चलिए अब हम लोग चालू करते हैं, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक है, कौन कौन इसको प्रभावित कर सकता है, कौन इसको कम या ज्यादा कर सकता है, कौन इसके काम में रुकावट डाल सकता है, वो समझिए 5 चीजें इसको रुकावट डाल सकती है। वाष्पन सबसे पहले समझ ले, यानी क्वथनांक से कम, यानी द्रव जो है जितना डिग्री सेल्सियस पे, जितना तापमान पर उबल के गैस बनना चालू हो जाए वो क्वथनांक था। यानी क्वथनांक से कम तापमान पर यदि कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए वही वाष्पन थी। ठीक है, तो उसके लिए ये समझिए सबसे पहले द्रव की प्रकृति। तो द्रव कौन सा द्रव है मैटर ये भी करता है। मान लीजिए अगर कोई ईथर है, ठीक है, ईथर है वो 34 डिग्री सेल्सियस पर ही, ठीक है, वो उबलना चालू हो जाता है। अब इसको 34 से कम 32 मिला, 33 मिला, ठीक है, तब ये जो है जल्दी उबलेगा, ये वाला जो है जल्दी वाष्पीकृत होगा, वाष्पन इसका होगा, और जल का जो है थोड़ा लेट से होगा क्योंकि इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे ना ये जाके उबलना चालू होता है। ठीक उसी तरह से द्रव के ताप पर भी डिपेंड करता है। तो द्रव में जितना अधिक, अब गैस का बर्नर को हम क्या करेंगे, जितना गैस की लौ को बढ़ाएंगे पानी उतना जल्दी ना उबलेगा जी।
तो इसीलिए कि जितना गैस में, जितना द्रव में हम तापमान डालेंगे उतना जल्दी से ये उबलेगा। क्या करते हैं हम लोग पानी उबालने वक्त या चाय बनाने वक्त क्या करते हैं, गैस की लौ को कम या ज्यादा कर देते हैं। ज्यादा कर देते हैं जल्दी भाप निकल जाता है, कम करते हैं तो थोड़ा धीरे 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 होता है। यानी कि हमारा द्रव का ताप पर भी ये डिपेंड करता है। तीसरी बात है द्रव की पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। आपको याद होगा 2 मिनट 10 मिनट पहले हमने बताया था कि एक कटोरा लीजिए, ग्लास लीजिए और थाली लीजिए, ठीक है। ये आपका ग्लास है, ये आपका ग्लास है, ये कटोरा है और ये वाला थाली है, ठीक है। तो अगर इसमें उतने पानी डालिए, इसमें भी उतना ही पानी डालिए और इसमें भी उतना ही पानी डालिए, तो सबसे जल्दी जो वाष्पन होगा इसका होगा, ये जल्दी खत्म हो जाएगा थाली का पानी। इसलिए मैंने बोला था आपको कि आप गर्मी महीना में क्या करिए, गर्मी महीना याद रखिएगा, गर्मी महीना पे फिर कुछ हम बोलने वाले हैं ना। गर्मी महीना में क्या करिएगा, वो जो पानी डालिएगा तो पानी जल्दी उबलेगा, जल्दी उबलेगा नहीं, जल्दी वाष्पीकृत होगा, वाष्पन होगा और गिलास में थोड़ा कम होगा, क्योंकि गिलास का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये वाला जो क्षेत्रफल है ये कम है, कटोरा का इससे ज्यादा है, थाली का और भी ज्यादा है, जिस कारण से ये बहुत जल्दी ये वाष्पीकृत हो जाएगा। दूसरा है वायु का वेग, ठीक है। आपको क्या होता होगा कि कुछ जब कपड़ा आप धोते होंगे तो पंखा के नीचे भी सूखने के लिए दे देते होंगे, ऐसे तो धूप में देते हैं। मान लीजिए धूप खत्म हो गया, शाम में क्या कीजिएगा, जल्दी में पार्टी में जाना है तो वो कपड़ा को आप लोग क्या करते होंगे, उस कपड़े को आप पंखा के नीचे दे देते, क्योंकि जब हवा तेज चलती है तो उसके जो वाष्पीकृत तो गर्मी तापमान पे होता है, रूम में कुछ ना कुछ तापमान होगा, उस तापमान को वो जल्दी से जो है ना वहां से भगाने का काम करता है। जल्दी पिछला तापमान कुछ नीचे वाला तापमान भागेगा तभी तो दूसरा तापमान जो है उधर से और वाष्पीकृत होने का जो है मौका देगा उसको। तो वायु का वेग पे डिपेंड करता है, जहां ज्यादा हवा बहती है वहां पे जो है जितना अधिक तेज हवा बहेगी उतना ही हमारा वाष्पन अधिक होगा, वाष्पन तेज होगा। पांचवा चीज होता है आर्द्रता। आर्द्रता को सबसे पहले परिभाषा में समझ लीजिए कि हमारे जो वायुमंडल है, हमारे जो ये हवा है, पूरा गैस है, गैस में कितनी जलवाष्प की जो है मात्रा है। अब बताइए बारिश के समय में, ठंडी के समय में, गर्मी के समय में, तीनों समय में आप जो है क्या करते होंगे, कपड़ा धोते होंगे और सुखाते होंगे। गर्मी का महीना में 1-2 घंटा में जीन्स शर्ट सारा चीज सूख जाता होगा, बारिश में थोड़ा लेट होता है, ठंडी में थोड़ा और भी ज्यादा, ठंडी में तो 2-2 दिन 3-3 दिन लग जाता है। क्यों? क्योंकि ठंडी महीने में कोहरे और कुहासा होती है, जिस कारण से हमारे वायुमंडल में पूरा का पूरा जलवाष्प भरा होता है ना। और अगर बात करें हम बारिश के महीने में तो ऐसे ही नमी रहती है उसमें, तो जिस कारण से उसमें उतना तापमान मिलेगा, क्योंकि यहां हमने क्या बोला कि द्रव के ताप पर भी डिपेंड करता है, उसको तापमान मिलेगा तभी तो ज्यादा। अब मान लीजिए पानी को अगर 70 डिग्री पे थोड़ा जल्दी वाष्पन होगा, 50 डिग्री पे और कम, 60 डिग्री पे और कम, और ठंडी महीना में उसको मिलता है कितना, 30 डिग्री, है ना। 30 डिग्री का 27 डिग्री मिलता है, 21 डिग्री मिलता है, तो उस पर भैया वो कहां से जाके वो वाष्पीकृत होगा। तो यानी कि आर्द्रता रहेगी, वायु में उपस्थित जलवाष्प आर्द्रता कहलाती है। तो जलवाष्प जितनी आर्द्रता होगी, आर्द्रता हुई मतलब जितना ज्यादा जलवाष्प होगा, यानी जलवाष्प मतलब भाप, यानी जल वाला भाप पूरे का पूरे इसमें, हाँ, पर्यावरण में, ठीक है। तो आर्द्रता अधिक होगी, वाष्पन कम होगा, आर्द्रता कम होगी, वाष्पन अधिक होगा। आर्द्रता का इंग्लिश ह्यूमिडिटी होता है, ये बात जरूर याद रखिएगा। तो चलिए क्या होता है कि गर्मी के महीने में आप देखते होंगे जब घड़ा में रखा हुआ पानी, सुराही में रखा हुआ पानी जो होता है ना, ज्यादा ठंडा हो जाता है। अब बताइए वो क्यों होता है? क्या होता है कि सतह से ये जो पानी हम लोग डालते हैं, हम इसको 2-3 घंटा के लिए बंद कर देते हैं, ऊपर से ढक देते हैं ना इसको। तो जब हम ढक देते हैं तो ये क्या होता है कि गर्मी तो मिलती ही है, इसको गर्मी, इसके जो सतह वाला ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये क्या करती है ना, नीचे से उष्मा उत्पन्न करना चालू करती है, और ये वाला जो है वाष्पीकृत हो जाती है, ये वाष्पीकृत नहीं होता है, ठीक है। ये इससे वाष्पीकृत होकर ये क्या होता है, इससे टकरा जाते हैं, इससे टकराते हैं, इसमें छिद्र होते हैं, ये क्या करते हैं, इसके जो सतह होते हैं, घड़ा का जो सतह होते हैं उसको अवशोषित कर लेते हैं, यानी उष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, यानी पचा लेते हैं, इसमें रहने ही नहीं देते हैं, अपने पास पचा लिए तो ये पानी ठंडा हो गया। क्यों बोला जाता है कि गर्मी के महीने में सूती वस्त्र पहनिए? क्योंकि गर्मी के महीने में गर्मी ज्यादा लगने के कारण हम लोगों के शरीर में पसीना आता है। तो पसीना आता है, जब हम लोग सूती कपड़ा पहनते हैं तो कंफर्टेबल इसीलिए महसूस करते हैं कि जब पसीना जब आ जाती है तो गर्मी में पसीना आएगा, पसीना तो पानी है, पानी क्या होगा, वाष्पीकृत होगा, वाष्पीकृत होगा जब, तो हमारा ये जो सूती कपड़ा है उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी उष्मीय ऊर्जा को वो अवशोषित कर लेंगे। अब बाकी हम लोगों को जिस कारण से ये वाष्पन का ही प्रभाव है, जिस कारण से हम लोगों को गर्मी में भी ठंडक महसूस होती है। आप कहीं से भी आते होंगे, मान लीजिए डायरेक्ट धूप से आए, पूरा पसीना से तरबतर है चेहरा, और पंखा के नीचे बैठ जाते, देखते आह क्या कूल फील होता है। तो वही समझ लीजिए कि वाष्पन की ही प्रक्रिया ये होती है। चलिए तापमान की
मात्रक के बारे में हम लोग समझें। तापमान की मात्रक को समझने के लिए ये सबसे पहले ये समझ लीजिए कि तापमान की मात्रक को डिग्री सेल्सियस, ठीक है, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी हम लोग इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में भी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। तो उसको एक दूसरे के बीच क्या संबंध है, कैसे आप लोग क्लियर करेंगे, दिमाग में बैठा लीजिए कि अंग्रेज सब जो है डिग्री सेल्सियस का यूज करता है, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति अंग्रेज वे सब ना करता होगा। अंग्रेज सबको ज्यादा चाहिए, वो कम में उसको जो है ना खुशी नहीं होता, उसको ज्यादा चाहिए वो, यानी उसको जब केल्विन में बदलना हो डिग्री सेल्सियस को तो उसमें 273 जोड़ दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए अगर कहीं आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर पानी, जो जैसे आपको मैंने बताया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है, उबलता है, तो अगर बोलेगा केल्विन में कितना, तो 100 में आप 273 जोड़ दीजिएगा, यानी 373 केल्विन पर जाकर पानी उबलता है। अगर सेल्सियस में पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक है, अगर वही जल का क्वथनांक आपको पूछे केल्विन में तो कितना बोलिएगा, 373 बोलिएगा, ठीक है। अगर कहीं बोल दिया कि नहीं भैया आप 500 डिग्री केल्विन 500 केल्विन को आप सेल्सियस में बदलिए, कुछ नहीं करना है, 500 में से 273 को घटा देना है, 273 को घटा देंगे क्या बचेगा, 227 बचेगा, ठीक है, हाँ 227 बचेगा, यानी 227 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए कि आपको जो बुखार लगती है, आपको जो बुखार लगती है, क्या लगता है आपको, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अरे जब हम बचपन में थे, ठीक है, तो बोलता है अरे हमको 103 डिग्री बुखार लग गया, तो 9th में थे तो यार बोले 100 डिग्री सेल्सियस इसको बुखार लग गया। और हमारा जो सर थे वो मुकेश सर, वो हमको पढ़े ले थे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबल जाता है। तो भैया गैस की क्या जरूरत है, जहां जहां डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, जिसको बुखार होगा उसके जो है माथे पे सटाएंगे, देह में जो है सस्पेंस सटा के पानी गर्म कर लेंगे, है ना, ये तो हम कर सकते हैं ना। जी नहीं, तब जाके बाद में जब 11th-12th में गए तब जाके ये समझ में आया कि अरे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या अंतर होता है। देखिए डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर अंतर जानना है तो इस तरह से समझिए कि इसका फॉर्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट का 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। ये समझिए कि अगर आपको बुखार है, मान लीजिए कितना बुखार है, ये समझते हैं कि कितना फ़ारेनहाइट में आपको बुखार दिखाएगा। सपोज कीजिए आपके शरीर की टेम्परेचर अगर सेल्सियस में देखें तो मान लीजिए कि 40 डिग्री सेल्सियस आपकी बुखार है, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस को अब यहाँ पे 9/5 डिग्री सेल्सियस को बैठाइए यहाँ पे और यहाँ पे लिख दीजिए 40, हमको 40 डिग्री बुखार है सेल्सियस में। तो देखिए फ़ारेनहाइट में कितना होगा, हमारे थर्मामीटर में कितना दिखाएगा वो देखिए, 5 का 5, 5 अठे 40, 9 अठे हो गया 72 और प्लस 32, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हमको बुखार है। समझिए कि हम लोग तब समझ में आया, अरे बुर्बक रतन 103 100 बुखार होता है ना, वो 40 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वो 104 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना हो तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। हाँ, अगर केल्विन दे देगा तो यहीं पे जो है आप सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 273 को जोड़ देते हैं ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्लस 273। क्या दिक्कत है यार, बाकी तो आप लोग कर ही सकते हैं, बड़े समझदार हैं। देखिए अब ऊष्मा का अवशोषण का सिद्धांत हम लोग समझते हैं कि क्यों हम लोगों को गर्मी के महीने में सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए, ये तो हमने पहले बता दिया है, ठीक है। अब सूती कपड़ा में भी काला रंग का पहनना है कि उजला रंग का पहनना है कि गाढ़ा रंग का पहनना है, ये समझिए क्या होता है। हमने एक थर्मामीटर लिया और थर्मामीटर को हमने क्या किया, पूरा का पूरा काला कपड़ा से इसको ओढ़ा दिया, ठीक है। फिर वही थर्मामीटर सेम लिया और उसको उजला कपड़ा से ओढ़ा के धूप में 1 घंटा के लिए छोड़ दिया। बाद में जब हमने उस थर्मामीटर से निकाला और तापमान देखा तो काला कपड़ा वाला का तापमान काफी अधिक था और उजला कपड़ा उसके मुकाबले में यानी कि तापमान कम था। अरे धूप तो सेम मिली थी, एक ही जगह दोनों को रखे थे। हुआ क्या था कि उजले कपड़े ने क्या किया, उष्मा का अवशोषण यानी धूप का, गर्मी का अवशोषण, हीट का अवशोषण नहीं कर पाया ज्यादा, जिस कारण से ये ज्यादा गर्म नहीं हुआ, लेकिन काला कपड़ा ज्यादा गर्म हो गया। इसीलिए आप काला रंग का जो है हर चीज का उपयोग, इंडक्शन कुकर आप देखते होंगे, सोलर कुकर देखते होंगे, ठीक है, और सोलर प्लेट भी देखते होंगे, उसमें काला रंग का वो दिखाई देता है, क्योंकि वो जो है सूर्य की प्रकाश को ज्यादा देर तक अपने अंदर स्टोर रखने का पावर होता है। इसीलिए इसको बोलिए कि कभी भी गर्मी महीने में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, धूप में नहीं निकलना चाहिए काला कपड़ा पहन के, क्योंकि काला कपड़ा क्या करता है, काले रंग क्या करते हैं, धूप को, गर्मी को, उष्मा को, हीट को अवशोषित कर लेते हैं, जिस कारण से अगर हम जिस शरीर में रहेंगे, बताइए जब थर्मामीटर को ज्यादा तापमान बना दिया है, इसकी तापमान को बढ़ा दिया तो हमारा शरीर का तापमान नहीं बढ़ाएगा जी, है। तो
आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और इसी तरह फन और मस्ती के अंदाज में पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।